अस्सलाम को फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब? टिकट्स रिजर्व नहीं है? आर यू आउट ऑफ माइंड? उसने गुस्से से कहा। क्या अभी भी कोई टिकट रिजर्व हो सकती है? उसने एयरपोर्ट इंतजामिया से पूछा। नो मैम, ऑल सीट्स आर बुक्ड। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या एक भी सीट अवेलेबल नहीं है? उसने आखिरी कोशिश की। नो मैम, आपको सुबह तक का वेट करना पड़ेगा। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका पारा हाई हुआ। उसने मोबाइल निकालकर नंबर डायल किया। अफान अंकल, ये आपकी पीए खिसकी हुई है क्या? उसने रिटर्न टिकट रिजर्व नहीं करवाई। उसने गुस्से से फनकारते हुए कहा। सो सॉरी बेटा जानी, मुझे अभी अजलान की भी कॉल आई थी। एक्चुअली मेरी गलती है, मैं ही उसे रिटर्न टिकट की बुकिंग का कहना भूल गया था। मेरी गलती है? तुम ऐसा करो, तुम दोनों बाय रोड आ जाओ, सुबह तक का वेट कर लो या फिर उन्हें सजेशन दे। बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से इस मुसीबत के गले पड़ी हूँ मैं। उसे गुस्से से कहते हुए फोन रख दिया था। अब वो अजलान के पास खड़ी थी जो मजे से लेस खा रहा था। हो गई तसल्ली? उसने लेस का पैकेट उसके आगे करते हुए कहा। खाओ तुम अकेले। उसने गुस्से से पैकेट पड़े किया था। ओके फाइन, उसे उठते हुए कहा और चलने लगा। चलो। अपने पीछे न आता देख उसने मुड़कर कहा। क्या? उसने हैरान होते हुए कहा। बाय रोड। बाय रोड जाना है अब हमें, तो चलो। मुझे नहीं जाना, तुमने जाना है तो जाओ। उसने अपना फैसला सुनाया। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अकेली को यहाँ छोड़कर मैं चला जाऊंगा? शराफत से आकर घर में बैठो, वरना मैं पब्लिक प्लेस का लिहाज के बगैर तुम्हें उठाकर बिठा लूंगा गाड़ी में। उसने ठोस लहजे में ऑर्डर किया और वो गुस्से से फुनकारती हुई उसके पीछे चलने लगी थी। जानती थी कि उल्टी खोपड़ी का है, कुछ भी काटता है। वह चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। जी अंकल, हम बाई रोड आ रहे हैं। उसने अफान अंकल की कॉल रिसीव करते हुए कहा। जी, फजर साथ है। ओके बाय अंकल। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। गाड़ी में सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। वो चुपचाप गाड़ी चला रहा था। फजर से उसने कोई भी बात नहीं की थी। वो भी उसकी खामोशी पर हैरान थी कि अभी तक उसने कुछ कहा या कोई हरकत नहीं की। वो शुक्र कर रही थी कि शायद उसको अक्ल आ गई है और वो भी सामने देखती आते जाते मनाजर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा। अचानक से सॉन्ग चेंज हुआ था। फजर ने गुस्से से उसको देखा। उस सॉन्ग चेंज कर दिया। क्या मसला है तुम्हारा? असलान ने इसी सॉन्ग को दोबारा प्ले किया। मुझे नहीं सुनना, चेंज करो। उसे गुस्से से कहते हुए फिर से चेंज कर दिया। डैडी मम्मी है नहीं घर पर, पिछले कमरे में घुसकर कुछ तो करेंगे, चुप कर मिल जरा। अगले गाने के लिरिक्स सुनकर उसे असलान की तरफ देखा जो दांतों की नुमाइश कर रहा था। तुम्हारे पास कोई ढंग की कलेक्शन नहीं है? उसने आगे बढ़कर म्यूजिक को ऑफ कर दिया। क्या? बंद क्यों किया? सारी रात से तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखकर गुजारा करना पड़ेगा अब। उसने फिर से म्यूजिक ऑन किया। क्या तुम्हें मेरी शक्ल सड़ी हुई लग रही है? उसने हैरान होते हुए कहा। जी मिस पतीली। उसे मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, क्या कहा तुमने? उसका हैरानगी से मुंह ही खुल गया था, क्योंकि इस नाम से तो उसे सुबह दुआ ने नवाजा था। मिस पतीली कहा मैंने। अब उसने अपने हाथ की उंगलियां उसके गाल से टच करते हुए कहा। क्या बदतमीजी है ये, पढ़े करो। उसने उसका हाथ झटका था। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि दुआ की फरमाइश पूरी करने के लिए आज से ही कोशिश शुरू कर दो। मौका भी है, दस्तूर भी है, तन्हाई भी है, महबूब भी है, रात भी जो है और दिल भी। उसे जोमेरी अंदाज में कहा। फज्जा का चेहरा एकदम से अनाड़ी हुआ था और अजलान उस रंग को और ही कैफियत को देखकर महसूस हुआ था। क्या मतलब? तुम भी कॉल पर थे? उसने घुराते हुए कहा। नहीं, मामा से बात कर रहा था और इत्तेफाक से दुआ भी उसी रूम में बैठकर तुमसे बात कर रही थी तो मुझे आवाज आ रही थी साफ, और मैंने बातें सुन ली। सिंपल, यू नो ना, दी ग्रेट असलान। उसने कान उचका कर खुद को तस्हीन दी और फिर सीटी बजाते हुए गुनगुनाने लगा। शाम भी खूब है, पास महबूब है, आशिकी के लिए और क्या चाहिए। नो डाउट उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, मगर उसके सॉन्ग के लिरिक्स उसको गुस्सा दिला रहे थे। उसे फिर से म्यूजिक ऑन कर दिया कि उसकी आवाज़ सुनने से बेहतर था। काफ़ी देर फिर गाड़ी में खामोशी रही। तुमने अरहम पर हमला क्यों करवाया? उसने याद आने पर पूछा। उसी से पूछ लेना, उसको गुस्सा आया था। अब जब वो दोनों ही थे तब भी वो उससे ही याद आ रहा था। तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम अपनी बकवास बंद रखो, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। उसने दबे दबे गुस्से में कहा। क्यों बंद करूं अपनी बकवास? तुमने अजीब गुंडागर्दी लगा हुई है, जब दिल करता है उस पर वार कर देती हो, बेकसूर है वो। उसने भी गुस्से से कहा। उसने झटके से गाड़ी रोकी थी और एक हाथ से खींच उसको करीब किया था और उसके होंठों पर अपने होंठ रख अपनी प्यास बुझाने लगा और वो आंसू बहाते हुए खुद को छुड़वाती रही थी। फिर उसके रोने में शिद्दत आई और दर्द की वजह से उसकी सिसकी निकले। उसके आंसू उसके चेहरे पर गिरे तो उसे होश आया और उसने उसको छोड़ा। इन होंठों पर बस सिर्फ और सिर्फ असलान हदशाह के नाम की हुक्मरानी रहनी चाहिए, नहीं तो ऐसी ही सजाओं के लिए तैयार रहा करो। उसके निचले होंठ से खून रस रहा था। उसने अपने होंठ पर उंगली रखकर सामने किया तो खून देखकर उसने आगे बढ़कर अजलान के सीने पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिया।
جس سے اذلان کے سینے کو تو کچھ نہیں ہوا، ہاں البتہ اس کے اپنے ہاتھ میں لگ گئی تھی۔ اب اس نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھا لیا تھا۔ اذلان نے اسے پھر سے طرف کھینچ کر اس کی ناک کے ساتھ ناک چو کر سانس انہیل کی تھی۔ اب کی بار فجر نے مزاحمت نہیں کی تھی، وہ بے آواز آنسو سے رو رہی تھی۔ اب اس نے اسے اپنے سینے سے لگا کر دبایا تھا، جیسے اس کی روح کو خود میں اتارنا چاہ رہا ہو۔ اس کے دباؤ میں اسے ہلکی سی سسکی بڑی تھی، تو اس نے گرفت تھوڑی ڈھیلی کی۔ جب ہزار بار بکواس کیا کہ اس گھٹیا انسان کا نام نہیں لینا میرے سامنے، تو سمجھ نہیں آتا تمہیں کیوں سپوائل کرتی ہو ہمارے اسپیشل مومنٹ اس گھٹیا انسان کی وجہ سے۔ اسے سینے میں بیچتے ہوئے کہا، گھٹیا انسان تم ہو، وہ نہیں، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم ہو ہی کیوں میری زندگی میں۔ اسے جلاتے ہوئے اسے الگ ہوتے ہوئے کہا، کیا کہا تم نے؟ میں ہوں گھٹیا انسان؟ اذلان کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا۔ ہاں تم ہو گھٹیا انسان، کوئی محبت نہیں ہے تمہیں مجھ سے، سب ڈونگ ہے، تم صرف مجھے نوچنا جانتے ہو، اپنی خواہش پوری کرنا جانتے ہو، جب دل کرتا ہے مجھے اذیت دینے آ جاتی ہو، نکاح کا فائدہ اٹھا کر تم اپنی مرضی کرتے پھرتی ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ تم ایک ہوس پرست انسان ہو جس کو صرف جسم کی بھوک ہے۔ اس نے روتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا، تمہیں میں ہوس پرست لگتا ہوں؟ اب تک جب جب ہم قریب آئے ہیں تمہیں ان لمحوں میں ایک بار بھی میری محبت نہیں دکھی اور تمہیں وہ سب ہوس لگی؟ اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا، ہاں ہوس تھی وہ سب، تم میں اور اس میں۔ شٹ اپ! اسے شدت سے تھپڑ مارا تھا۔ وہ کب سے اپنے جذبوں کی اپنی محبت کی توہین برداشت کرتا تھا۔ ضبط کے مارے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ تمہاری زبان کھینچ لوں گا اب اگر تم نے میری محبت کی توہین کی تو۔ ارے ہوس دکھانی ہوتی تو نکاح کی راہ دکھاتا، اور بقول تمہارے نکاح کی راہ ہی فائدہ اٹھاتا نکاح ہونے کا۔ ہوس دکھانی ہوتی تو یہ چھوٹی موٹی گستاخیاں نہ کرتا، ہوس دکھانی ہوتی تو تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑتا۔ ارے نوچنا ہوتا تو 5 سال کو یوں ہی نہ گزار دیتا، اور اب یہ وقت ایسے نہ گزارا ہوتا۔ کون روک سکتا تھا مجھے اپنی بیوی کو نوچنے سے؟ اس کی آنکھوں میں انگارے دکھ رہے تھے۔ تم نے آج اذلان حدیثہ کی برسوں کی ریاضت کو کوریوں کے دم سے بھی گرا دیا۔ ارے میری محبت ہوئی بے مول کر دیا تم نے۔ لعنت ہے مجھ پر جس کے سچے جذبے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوس پرستی کی نظر ہوئے۔ اس نے اسٹیئرنگ پر غصے سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم نے اس کے ساتھ ملا کر میرے جذبوں کی توہین کی ہے، میری محبت کو ہوس پرستی کا نام دیا ہے، وہ جس نے تم سے صرف تم کو عبادت کی طرح چاہا۔ مگر اب نہیں فجر ابراہیم شاہ، اب تم میری نفرت کی بھی حقدار نہیں۔ تمہیں اس کے جذبے سچے لگتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے۔ تمہیں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت لگتی ہے، تو ٹھیک ہے۔ آج اذلان حدیثہ تم سے جڑے اپنے ہر جذبے سے دستبردار ہوتا ہے۔ تم طلاق چاہتی ہو نا مجھ سے، مل جائے گی۔ 2 دن بعد خلا کے پیپرز تمہارے گھر پر ہوں گے۔ جاؤ، آج تمہیں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی اذلان حدیثہ نے، اپنی محبت کی بھیک میں دے دیا تمہیں تمہاری خوشی کے لیے چھوڑ دیا، اپنی محبت سے اس کی خوشی کے لیے دستبرداری کا لی۔ آج سے میرا تم سے اور تم سے جڑی میری محبت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا تھا، اور وہ ساکت بیٹھی اس کے لفظوں کے وار سہ نہیں پا رہے تھے۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت ہی غلط الفاظ بول گئی تھی۔ اس نے اس کی محبت کی توہین کی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے جذبے کی ہر سچائی کو ایک سچے انسان کی ریاضت کی پامالی اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ اس نے اپنا گھر خود اجاڑا تھا اس نے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی محبت کو خود اپنے ہاتھوں سے اس نے بے مول کیا تھا۔ وہ بے آواز آنسوں سے رو رہی تھی، جانتی تھی کہ اذلان حدیثہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ پورا راستہ بے آواز آنسوں سے روتی رہی تھی، اور اذلان نے اس پر ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی، اور وہ بھی تو جل رہا تھا، اس کا پور کٹ رہا تھا۔ محبت تقاضا کرتی ہے کچھ کول بڑھنے کا، مگر اس کا تو کچھ کول ہی خالی رہ گیا تھا۔ اس کی نس نس سے محبت نہ چھوڑی گئی تھی، بس وہ اس کے سامنے رو کر خود کو کمزور نہیں ثابت کرنا چاہتا تھا۔ شاہ ہاؤس کے گیٹ پر اس کو اتار کر آگے بڑھ گیا تھا۔ علی، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اذلان کہاں ہے؟ میری کال ریسیو نہیں کر رہا۔ اس نے علی کو کال کی تھی اور پریشانی سے پوچھا۔ ہاں نا، پتا ہے، علی نے سکون سے جواب دیا۔ پلیز یار، اگر وہ تمہارے پاس ہے تو اس سے بات کروا دو۔ اس نے منت کی تھی۔ نہیں اینا، وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ تو بابی کے ساتھ ہے۔ اس نے مصروف سا لہجہ اپنایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ فجر بابی اسلام آباد کیے ہوئے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں؟ وہ فجر کے ساتھ کیوں گیا ہے؟ اس کو غصہ آیا سن کر۔ بھائی تمہیں نہیں پتا نیکسٹ منتھ رخصتی ہے نا، تو اذلان نا بابی کو منہ دکھائی میں اسلام آباد میں گھر گفٹ کر رہا ہے، تو بس وہی دیکھنے گیا ہے، ساتھ کچھ رومانٹک مومنٹ بھی اسپینڈ ہو جائیں گے۔ اور اس نے اچھی ہاتھ تیلی لگائی تھی جو کہ اینا کو اچھا خاصا جلا گئی تھی۔ واٹ؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ آہستہ اینا، میرا کان پھٹ جائے گا۔ ویسے تمہارے لیے ایک سجیشن ہے، جتنا جلدی ہو سکے اپنے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دے کر شادی کر لو، کب تک یوں ہی شادی شدہ مردوں کے گھر برباد کرو گے؟ اس نے آگ کو مزید ہوا دی تھی۔ یو شٹ اپ! تم سے مشورہ مانگا ہے؟ وہ پھر سے داڑھی تھی۔ میرا فرض بنتا ہے یار تم کو انسانیت کے ناطے مشورہ دینا۔ ویسے اگر تمہیں شادی شدہ مردوں میں انٹرسٹڈ ہے تو میرے دور کے ماموں ہیں، ان کی شادی ہوئی تھی، بیچارے ان کی بیوی مر گئی، ایک بیٹا ہے، کہو تو بات ٹوں 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 ہے۔ کال کاٹ دی؟ بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں تھا علی بیٹا، اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں،
बस 2 चाहिए, उसने फ़ोन पर किसी को टोकते हुए कहा। एक फजर इब्राहिम शाह और एक अहरम हमदानी के नाम से उसने डिटेल बताई थी। बाकी डॉक्यूमेंट्स मुझे हमदानी साहब जैसे ही फॉरवर्ड करते हैं तो मैं तुम्हें भेजता हूँ। काम पक्का होना चाहिए, उसने तनबीह की थी। पैसों की फिक्र नहीं कर यार, पहले भी उन्होंने हमेशा हमें खुश ही किया है और अब की बात तो बात उनके बेटे की खुशी की है, उसने कहका लगाते हुए कहा। वो 5 साल पहले लिए थे यार, अब हम उसे डबल लेंगे, उसने फिर से कहका लगाया और फोन बंद करके बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए और पीछे बैठे अली के कान खड़े हो गए थे। वो पूरी बात सुन चुका था। वो यहाँ खाना खाने आया था और उससे पिछले टेबल पर बैठे शख्स की बातें सुनकर उसके कान खड़े हुए थे। उसे पहले के वो उस तक पहुंचकर उसकी शक्ल देख पाता, उसको पकड़ता, वो जा चुका था। उसका मतलब इस सारे किस्से से हमदानी अंकल का, और 5 साल पहले भी इस सब में वो उसने ताना बाना जोड़ने की कोशिश की। वो फजर के साथ क्या करने जा रहे हैं, उसे परेशानी हुई। मुझे असलान को बताना चाहिए। नहीं, मुझे पहले अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। मुझे पहले हादी को नहीं, मैं पहले अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, कोई तो सिरा हाथ आएगा ना, उसने कहते हुए एक नंबर पर कॉल की। यार 2 बंदे लगवाने हैं, किसी की पल पल की खबर चाहिए, पक्का ना हो जाएगा ना? डिटेल्स मैं तुझे टेक्स्ट करता हूँ, उसने कहते हुए कॉल काट देती। अगर अरहम तेरा या तेरे बाप का मेरे दोस्त के घर या मेरे दोस्त की जिंदगी हराम करने में हाथ हुआ तो कसम से बहुत ही इब्बतनाक मौत दूंगा तुम दोनों को, उसने गुस्से से हाथ टेबल पर मारा था। ये तुम दोनों के हनीमून की ट्रिप टिकट्स हैं। शादी के 1 हफ्ते बाद विमल ने रात के खाने के टेबल पर उनको सरप्राइज दिया था। मगर यार तुम जानते हो ना कि अभी बहुत सारी बिजनेस मीटिंग्स हैं, मैं अभी कहीं नहीं जा सकता, हैदरी ने नवाला मुंह में डालते हुए कहा। अगर मगर कुछ नहीं भाई, अभी हफ्ता ही हुआ है आपकी शादी को और आप निधि को लेकर कहीं घूमने भी नहीं गए और ऊपर से आपने ये नए बिजनेस का अजीब टिनना शुरू कर दिया है। बाहर निकले, घूमे फिरे, अभी जिम्मेदारियां उठाने के लिए बहुत टाइम पड़ा हुआ है, खुद को टाइम दे, भाभी को टाइम दे, उसने भी समझाते हुए कहा। बिल्कुल ठीक कह रहा है, 1 हफ्ता होने वाला है, किसी दूसरे शहर या मुल्क क्या इस शहर में कहीं घुमाने नहीं लेकर गए। उसे पहले की हैदरी कुछ कहता, बड़ी मम्मा बोल पड़ी। बड़ी मामा, आप तो जानती है ना कि मेरा कहीं दिल नहीं लगता अपने घर के बगैर, मुझे फीवर हो जाता है। आप प्लीज हमें कहीं मत भेजे, मुझे कहीं नहीं जाना प्लीज बड़ी मामा, निधि ने मिन्नत की थी। तो ठीक है ना, अगर कहीं और नहीं जाना उन्होंने तो ऐसा करते हैं कि इनको फार्म हाउस भेज देते हैं, वहां तो आप ही हम पहले भी रहते आए हैं ना हर बार छुट्टियों में, तो वहां तो दिल लग जाएगा ना आपका। किशमिश ने सजेशन दी थी और सब उसकी राय से मुतफिक भी हुए थे। हाँ ये ठीक है, तुम लोग 10-15 दिन के लिए फार्म हाउस चले जाओ, बड़ी मामा ने एग्री किया। मगर मैंने जो कनाडा का ट्रिप प्लान करवाया था उसका क्या? विमो को अपना सरप्राइज हाकोत देखकर तब चढ़ी थी। उसका कुछ नहीं, वहां तो मुझे ले जाना साथ। और बात बात करते करते उसने दांतों तले जुबान दबाई थी। उसे शिद्दत से एहसास हुआ था कि वो गलत बोल गई है और पानी पीते पीते बीमो को जोर से अचकू लगा था। खुदा का खौफ और लड़की, हनीमून ट्रिप प्लान था ये, उसने खांसते हुए उसे डरता था और सब मुस्कुराने लग गए थे। घर आकर उसने अपनी हालत बिगाड़ लेती, खुद को नॉर्मल चाह कर भी वो नहीं कर पा रहा था। उसके जमलू की बात कर उसका पीछा नहीं छोड़ी थी। उसने सबसे पहला काम ये किया था कि कॉल करके वकील को डाइवोर्स पेपर बनाने का कहा था। अपनी लुटी मोहब्बत की खिड़कियां उसे अपने जिस्म के हर हिस्से पर महसूस की हुई थी। पूरे 2 दिन उसने किसी से बात ना की थी, कमरे में बंद था। ना हादी, ना अली, ना ऐना, किसी की कॉल तक अटेंड नहीं की थी, ऑफिस तक नहीं गया था, वो किसी से नहीं मिलना चाहता था। उसका जिस्म 2 दिन से बुखार में तप रहा था, मगर उसने कोई दवाई लेने की कोशिश नहीं की थी। खुद को हालात के सुपुर्द कर दिया था उसने। मगर आज उसे कमरे से निकलना पड़ा था। अपनी मम्मा और बहन के लिए उन्हें एयरपोर्ट लेने जाना था। वो एयरपोर्ट पर खड़ा वेट कर रहा था। अचानक उसे दूर से ये दुआ हाथ हिलाते हुए नजर आई थी और उसने मुस्कुराकर आगे बढ़ते उसे गले से लगाया था। ये क्या हालत बनाई हुई है भाई आपने? दुआ ने उसे देते ही पूछा। कुछ नहीं यार, बस फीवर था, वो अपनी माँ के गले लगते हुए बता रहा था। बेडी से ली तुमने? उसकी मामा परेशान हुई थी। जी मामा ली है, बेहतर हूँ अब। वो उनका सामान थामे उनके साथ पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ा था और दुआ ने खुली फिजा में आते ही अपने दोनों हाथों को लहरा कर अपने वतन की खुशबू को गहरा सांस लेकर अंदर उतारा था। 5 साल, उसने हसरत से कहा था। आज जब दुआ अचानक ने गाड़ी स्टार्ट करते तो गाड़ी में बैठते ही आवाज दी थी। वो जट से आकर गाड़ी में बैठ गई। आपको पता है भाई, 5 साल मैंने इस खुशबू का इंतजार किया है, कितना सुकून है ना अपने वतन की खुशबू में। और बस अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, उसने पोहते लहजे में अपना फैसला सुनाया। जी भाई का बच्चा, कहीं नहीं जाना। सफर कैसा रहा मामा? उसे मिरर में से माँ को देखते हुए कहा। अजी एक बात मानोगे? उन्हें उसके सवाल को इग्नोर किया करके अपनी कही थी। जी मम्मा हुक्म करे। अनाबी के पास ले चलो प्लीज, उन्हें रिक्वेस्ट की थी। कुछ देर तक वो उनके सवाल में खो ही गया था। ये ठीक है कि फजर से हुई आखिरी मुलाकात पर वो बहुत ही परेशान था और डिस्टर्ब भी था। उसकी और अपनी अलहदगी का फैसला कर चुका था, मगर वो अपनी मम्मा को अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला नहीं सुना सकता था। वो जानता था कि 5 साल बाद वो यहाँ आकर कैसा महसूस कर रही है। पुराने सारे सहम ताजा हो रहे थे।
जी मामा। काफी देर बाद वो इतना ही कह सका क्योंकि वो अपनी मामा की आंखों में मौजूद नमी को देख चुका था। शुक्रिया मामा के जान, उन्हें उसे शुक्रिया से नवाजा था क्योंकि वो जानती थी जब तक वो अन्नाबी से मिल नहीं लेंगी उनको सुकून नहीं मिलेगा। एक वही तो वाहिद हस्ती थी उनकी जिंदगी में जिनके गले लगकर उनको अपने छोड़ की खुशबू का एहसास होता था। हम आ रहे हैं भाभी, हम आ रहे हैं भाभी जान, इस्तकबाल के लिए पलके बिछा कर रखना। उसने असला का जवाब सुनते ही फजो का मैसेज किया था जिसके साथ आ रहे थे। किसके साथ आ रही हो? उसने अगले मैसेज की फज्जो का मसूल हुआ था बाइक के साथ। उसने जवाब दिया। थोड़ी देर में ही गाड़ी शाह हाउस के सामने खड़ी थी। वो दोनों माँ बेटी गाड़ी से उतरी थी। दा बेगम ने गाड़ी में बैठे बैठे ही इस पर वजाहत घर को देखा था जो आज भी पूरी शान शौकत से वैसे ही खड़ा था जैसे आज से सालों पहले था। जहाँ उसने अपना बचपन, अपनी शादी के दौरान जहाँ अपने बच्चे, उनका बचपन सब देखा था। चीजें मकान सब वैसे ही रहते हैं, लोग चले जाते हैं, रिश्ते खो जाते हैं। गुजरे वक्त तो याद करने की तकलीफ वही समझ सकता है जिसने अपनी जिंदगी के हर हर लम्हे के साथ गुजरे वक्त तो जिया हो। बचपन जवानी बराबर अटल हकीकतें हैं। हर अरोज का सवाल है। कहानियां सदियों का सफर करती हैं और अच्छे लोग इन कहानियों को दिल की पनाहों में आबाद रखते हैं किसी कीमती मता की तरह। और फिर बेहतरीन जौहरी तो वो ही तो जानता है हीरे की पहचान को। और जिंदगी वो तो है ही तमाचा, ना चाहते हुए भी देखना और करना पड़ता है। जिसके साथ जिंदगी गुजारने का तस्वर भी नहीं करते उनके साथ गुजारनी पड़ती है, और जिनके बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वर भी नहीं होता उनके बगैर गुजारनी पड़ती है। जिससे नफरत होती है उससे मोहब्बत हो जाती है, और जिनसे मोहब्बत होती है उनसे चाह कभी नफरत नहीं कर पाते। मन ये कैसी मनता है जो समय से बाहर है। उसकी आंखों से मोती टूट कर गिरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों का सफर करके लौटी हो। अजलान तुम भी आ जाओ, उनने गाड़ी से उतरते हुए कहा। मामा जब आना होगा वापस खड़ा कर देना, ड्राइवर को भेज दूंगा। कहते हुए वो गाड़ी भगा कर ले गया था और ऊपर टायर्स पर खड़ी फजर ने उसकी टूटी पिकड़ी हालत को अपने टूब में उतरता हुआ महसूस किया था। बड़ी हुई शेप, उलझे बाल, चेहरे पर पसमंदगी, वो कहीं से भी उस दिन बाद चहता हुआ अजलान नहीं लग रहा था। उसने शिद्दत से आंखें बंद करते हुए अपने अंदर अपने आंसू उतारते। वही तो थी उसकी हालत की जिम्मेदार। जाने अनजाने में वही उसे बहुत ही गहरी तकलीफ पहुंचा गई थी जिसकी भरपाई वो चाह कभी नहीं कर सकती थी। अब वो आंसू बहाती हुई नीचे आई थी। नीता बेगम अनाबी के गले लगे बेआवाज आंसू से रो रही थी और वो खुद अनाबी का हाल भी तो वैसा ही था। दोनों के अकेले अपने अपने हिस्से के दुख चुने थे, दोनों के दुख साझे थे। वो जाने कितनी देर एक दूसरे के गले लगकर किसी अपने लम्स को महसूस करती हुई आंसू बहाती रही थी। वो अपने बेटे का लम्स तलाश कर रही थी और वो अपने शोहर का। कितने गहरी होते हैं ना वो सदमे जिनके साथ इंसान जीता तो है मगर मुर्दों की तरह। अन्ना भी दुआ भी मम्मा के साथ आई है। एंड यू आर इग्नोर्ड मी। उसने आगे बढ़कर दोनों को अलग करते हुए कहा और खुद उनके गले लगी, उनके दोनों चिक्स पर बोसा दिया। अन्नाबी की जान, मैं क्यों इग्नोर करूंगी अपनी शरारती गुड़िया को? उन्हें उसे सीने से बीचते हुए कहा। नीता बेगम ने मिशी को गला लगाया और बोसा दिया। फिर फजर की तरफ बढ़ी जो दूर खड़ी डबडबाती हुई आंखों से रो रही थी। उन्हें आगे बढ़कर उसे गले से लगाया, उसके गालों को और माथे को चुमा। वो अपनी ही आने की आगोश में आते ही पागल पिघल गए थे। माँ की खुशबू महसूस होते ही, ममता के एहसास मिलते ही टूट कर बिखरे थे। हे भाभी डोंट क्राई, उसने दोनों की हग में शामिल होते हुए कहा। और मिशी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी घुस गई थी हग में। और वो इस तरह चलते हुए डाइनिंग रूम में दाखिल हुए थे। अनाबी की तो खुशी की इंतहा नहीं थी। नौकरी की फौज को हुक्म देते नहीं थक रही थी। अजलान अभी तक नाराज है, कब से अटकी हुई उनकी होंठों पर बात वो जुबान पर ले आई थी। आंखों में नमी होंठ थी। आएगा अनाबी, मैं खुद लेकर आऊंगी। निदा बेगम उनकी तकलीफ को समझ सकती थी। नहीं आएगा वो, उन्हें दुख से कहा था। आज भी वो उनसे दूर था। उनके सब बच्चे उनके पास थे। फजर, दुआ, इब्राहिम, मिशी, निदा। एक वही तो मगरूर बना हुआ, रूठा हुआ, दूर बैठा हुआ था। उनको सजा दे रहा था उनके फैसले की। उसकी कमी शिद्दत से महसूस कर रहे थे। तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं भी नमाज पढ़ लो, फिर खाना खाते हैं। उन्हें सोफे से उठते हुए कहा। सर अभी तक ऐसा कोई क्लू नहीं मिला, ना ऐसी कोई सरगर्मी नजर आई है जिसकी बुनियाद पर हम आगे का लाइले अमल तय कर सके। अली ने सामने बैठे शख्स से तफसील बताए। तो फिर आप सरकार के किसी मुलाजिम को खरीदने की कोशिश करें, किसी खास शख्स को जो हमें अंदर की बात बता सके, अंदर अंदर पकने वाली खिचड़ी की, क्योंकि ऐसा तो कुछ है या होने वाला है जिसका क्लू हमें जरूर मिलेगा। अली ने कुछ सोचते हुए कहा। जी सर मैं पूरी कोशिश करता हूँ। उसने उठते हुए कहा। कोशिश नहीं, मुझे क्लू चाहिए आमिर साहब, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। उसने पुख्ता लहजे में कहा। जी सर। वो कहता हुआ जा चुका था।